प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूवः यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम्। ओम शांति शांति शांति। वेद के इस मंत्र में विशेष रूप से प्रार्थना की गई है प्रजापिता ब्रह्मा से, अर्थात परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमें इतना धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए कि हम लोगों के काम आ सकें, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कुछ कार्य कर सकें। परंतु धन की जब बात आती है तो लोग दीपावली के इस अवसर पर, धनतेरस पर विभिन्न गोल्ड की आइटम खरीदने जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद धन इससे प्राप्त होगा, लक्ष्मी यहाँ है। परंतु लक्ष्मी मैया की कृपा तो पुरुषार्थी व्यक्ति पे होगी, और पुरुषार्थी व्यक्ति तो ही होगा जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो आज हम बात करना चाहते हैं आरोग्यम धन संपदा, अर्थात ये जीवन में आरोग्य ही मूलतः लक्ष्मी का कारक है। धन का मूल स्रोत यदि है तो आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आप लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य श्री पुरुषार्थ पर विशेष बल देते हुए कहते हैं कि आपके कर्म की ध्वनि है वह गुंजायमान होनी चाहिए। सफलता तो उसके पीछे पीछे स्वतः ही चल पड़ेगी, लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। परंतु हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अनभिज्ञ रहते हैं। आइए हम अपने स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। एक बड़ा कारक तो योग है, परंतु योग के साथ और ऐसे कौन से तत्व हैं जिसको हम यदि यूं कहें कि बिना मेडिसिन के आप स्वस्थ रह पाएंगे। आने वाला समय 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ये 5 दिन विशेष रूप से योग शिविर हमारे सभी कार्यकर्ता लगाएं। मेरा निवेदन है अपने सभी कार्यकर्ताओं से, क्योंकि भारत जो वर्तमान कालखंड में डायबिटीज़ की राजधानी बन गई है, यदि डायबिटीज़ को रिवर्स करना है जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करके दिखा चुके हैं, तो हमें इसको अपनाना ही होगा। 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे है, विश्व मधुमेह दिवस है, और 18 नवंबर को भारत का राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, नेचुरोपैथी डे है। इस 5 दिन के कालखंड में हम इसे मधुमेह दिवस से लेकर नेचुरोपैथी डे तक 5 दिन तक हम लगातार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ और रोग मुक्त करने का प्रयास करेंगे। केवल इन 5 दिनों की बात ही नहीं, इसको 5 दिन का संदर्भ लेते हुए मैं आज आपसे नेचुरोपैथी के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। योग के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, परंतु नेचुरोपैथी के विषय में और अधिक जानने की आवश्यकता महसूस होती है। पतंजलि योगपीठ ने भी नेचुरोपैथी को केंद्र में रखते हुए योग और वेलनेस सेंटर स्थापित करने का एक निर्णय लिया है, और आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख रहे हैं। योगग्राम पतंजलि निराम्यम अपने आप में एक ऐसा अनुसंधान का केंद्र हो गया है, ऐसा दिव्य तीर्थ हो गया है, जहां एडमिशन लेने के लिए बड़े बड़े सेक्रेटरी, गवर्नर, सीएम्स के फोन आते हैं, तब जाके किसी की एडमिशन होती है। इतना लंबी फहरिस्त, 6-6 महीने एडमिशन की लाइन लगी हुई है। आइए जानते हैं क्या है नेचुरोपैथी, आखिर नेचुरोपैथी कैसे कार्य करती है, थोड़ा सा इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मित्रों, 2003 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, 2003 में। परंतु क्या इसका इतिहास इतना ही है? आप नेचुरोपैथी के लिए यदि गूगल मैया की सहारा लेने की कोशिश करेंगे, गूगल देवता के पास जाएंगे तो बताएंगे कि नेचुरोपैथी तो भारत की नहीं है, ये औषधीय चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा तो जर्मन से आई है। और नाम भी क्या बताते हैं कि जॉन शील ने 1895 में इसका अनुसंधान किया। दोस्तों मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सा भारत की चिकित्सा है, भारत की वैदिक कालीन चिकित्सा है। रामायण और महाभारत काल में यदि हम देखें कि योद्धा लड़ाई कर रहे हैं और उनको वैद्यों की आवश्यकता पड़ती है, और स्थापित वैद्य हैं। हम रावण की बात करें तो लंका में जब
भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को एक प्रतिघात लग गया था, उन्हें एक मारक लग गई थी, एक शक्ति ने उनको आहत कर दिया था। तो उनको उस शक्ति से जागृत करने के लिए, उस शक्ति के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किसी वैद्य की विचार परामर्श की आवश्यकता थी। भगवान राम ने हनुमान जी की ये ड्यूटी लगाई कि खोज के लाओ, किसी वैद्य को ढूंढा जाए। विभीषण ने बताया कि रावण के पास एक बहुत अच्छा वैद्य है, एक अनुभवी वैद्य है, सुषैन उसका नाम था, और उस वैद्यक ने अपनी वैद्यक की परंपरा को निभाया। यद्यपि वह शत्रु का वैद्य था, रावण का वैद्य था, परंतु उसने आपातकाल के धर्म को निभाया और लक्ष्मण जी की जो मूर्छा है उसको तोड़ने के लिए बताया कि एक संजीवनी वटी है, संजीवनी बूटी है, उसको लाना पड़ेगा और उसका रस निचोड़कर यदि सुबह होने से पहले डाल दिया गया तो बच जाएंगे, नहीं तो कोई कारण ही नहीं कि वो बच पाए। वैद्य परंपरा कितनी प्राचीन परंपरा है, इसका आप अंदाजा इस सुषैन वैद्य से लगा सकते हैं। और औषधीय परंपराओं के विषय में भी आप समझ सकते हैं कि लाखों वर्ष पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी हमारी ये वैदिक परंपरा रही है। परंतु ये मिट्टी चिकित्सा, पानी से चिकित्सा, जिसे हम नेचुरोपैथी कहते हैं, ये कब से प्रकट हुई? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत से अच्छे से याद होगा। मुझे तो ध्यान में आ रहा है कि घर में हम कभी भी लड़ते झगड़ते कहीं गिर जाया करते थे तो मिट्टी लगा लिया करते थे। ये जो हमारा मिट्टी के साथ रिश्ता है ये बहुत पुराना है। और हम देखते हैं कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि कभी कबूतर को कोई चोट लग गई, नीचे गिरा और उसको हम मिट्टी की पट्टी बांध देते हैं और वो ठीक होकर उड़ने लगता है। ये तो आज की मॉडर्न साइंस की बात आ गई। परंतु हम बहुत पुरानी यदि बात करें तो मिट्टी चिकित्सा तो वैदिक कालीन है, उपवास चिकित्सा वैदिक कालीन है। आज से वर्षों वर्ष से, हजारों वर्षों से लोग उपवास करते चले आ रहे हैं। ये उपवास चिकित्सा का नाम ही नेचुरोपैथी है साहब। ये आज हम जिस नवरात्र की बात करते हैं, क्या ये नवरात्र आज के कोई 100 या 200 साल पुराना है? आप 1895 से नेचुरोपैथी को मान रहे हैं कि जर्मन के जॉन सशील ने इसका पदार्पण किया। निश्चित रूप से उनका योगदान हम उसको भुला नहीं सकते, उनको हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु हम अपनी इस चिकित्सा पद्धति को केवल विदेश की मान लें, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये हमें भी स्वीकार नहीं। और इस बात का गौरव आपको रहना चाहिए कि यह जो उपवास की पद्धति है ये नेचुरोपैथी की एक मूल चिकित्सा है, एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। और यह नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट है इसकी फास्टिंग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह उसका अभिन्न अंग है। तो बात आ रही है कि यह चिकित्सा पद्धति क्या वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है भैया, परंतु इसको कई जगह पर अभी स्वीकृति मिली नहीं है। अभी इसके विषय में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आयुष मंत्रालय की ओर से भी नहीं बने हैं। प्रोसेस में अवश्य है चीज़ें। हमने देखा हरियाणा योग आयोग में, जहां योग के जो प्रशिक्षक हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, वहां नेचुरोपैथी को भी वहां राज्य सरकार ने सम्मति प्रदान कर दी है और उनके जो चिकित्सक हैं उनको भी वहां रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव पारित हो चुका है और उसकी प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। ऐसा लगभग 12 विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ये प्रक्रिया चल रही है। भारत के 12 महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर आज भी नेचुरोपैथी की चिकित्सा की प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, BNYS करवाया जाता है और ये क्रम अब बहुत तेजी से और बढ़ने वाला है। और एक महाविद्यालय तो पतंजलि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आरंभ होने वाला है, यही पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। बहुत जल्द ही आपको उसकी सूचना मिलने वाली है। और यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा के विद्यार्थी बनकर यहाँ उसके चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं इसलिए आपके साथ ये बात को साझा करने वाला हूँ, आने वाला जो कालखंड है वो प्राकृतिक चिकित्सा का कालखंड है। 18 नवंबर यह दिन महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ दिन है, यह दिन प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ दिन है, यह दिन पुणे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ दिन है। इसके इतिहास को थोड़ा सा आप गहरे से समझने का प्रयास करिएगा। पहले जर्मन के जब
साइंटिस्टों ने इस प्राकृतिक चिकित्सा की बात की तो उन्होंने वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी की बात के ऊपर विशेष रूप से बल दिया। और मैंने कहा जैसे जॉन शील के विषय में बात आ रही थी, ऐसे ही जर्मन के लुइस कुहने इस जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, स्वस्थ रहने का नया विज्ञान। इस पुस्तक का भारत में पदार्पण हुआ। कहा जाता है इसको देखकर बहुत से लोगों ने उसका अनुवाद किया और उस अनुवाद के साथ चिकित्सा आरंभ हुई। और उस चिकित्सा पद्धति में महात्मा गांधी ऐसे लोकप्रिय नेताओं में से सर्वप्रथम थे जिनको यह चिकित्सा पद्धति विशेष रूप से पसंद आई। आने वाले दिनों में वी गिरी जी, मोरारजी देसाई, विनोबा भावे, ऐसे बहुत से बड़े नाम हैं जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और जिनकी आयु आप देख सकते हैं 80 से 90 वर्ष तक, 100 वर्ष तक की आयु का कालखंड रहा है। और इस पूरी पद्धति में दक्षिण भारत का योगदान बहुत अधिक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसको विशेष रूप से संबल प्राप्त हुआ है और ये इसका प्रचार प्रसार लगातार बढ़ता रहा है। आपको यदि हम चर्चा करें केवल देश में यदि 12 इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नेचुरोपैथी की प्रॉपर स्टडी करवा रहे हैं, वैसे यदि हम बात करें तो यूएसए के और ब्रिटेन में भी, जर्मनी में भी इस प्रकार के अनेक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं। यदि हम बात करें तो नेशनल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन ऑरेगन एंड द ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड ऑस्टियोपैथी लंदन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको संकेत करने के लिए काफ़ी हैं कि नेचुरोपैथी पूरे विश्व में इसका प्रचार बढ़ रहा है और पूरे विश्व में इसके प्रति अनुसंधान, जागरूकता लोगों की बढ़ रही है। और ये पहले से ही उसके ऊपर न केवल शोध चल रहा है परंतु उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसके मापदंडों के अनुरूप विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षण दिया जा रहा है। और ये बात आपसे कोई छुपी हुई नहीं है कि आज पूरे विश्व में भारत की चिकित्सा पद्धति, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का बोलबाला, डंका चहुं ओर बज रहा है। देखिए, ओवरऑल जो नेचुरोपैथी है उसका मूल तत्व क्या है? पहले अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर की 5 यह उंगलियां और 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। नेचर किसे कहते हैं? प्रकृति किन तत्वों की बात की जाती है? और प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये 3 तत्वों से महर्षि देवदयानंद कहते हैं ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये 3 तत्व ही हैं जो अनादिकालीन तत्व हैं, जो जीवंत हैं, अनंत हैं। प्रकृति, जीव और परमात्मा। अब ये प्रकृति क्या, किन तत्वों से निर्मित है, यदि हम ये जान लें तो मुझे लगता है हम अपनी सृष्टि का, अपने निर्माण की प्रक्रिया को भी जान लेंगे। वो 5 तत्व हैं। यदि हम बात करें तो यह अग्नि तत्व, अग्नि तत्व कहा जाता है। हम इन 5 उंगलियों को यदि ड्रॉ कर लें हाथ को ऐसे, और आप अपने पेपर पेन को ले लीजिए और इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और जैसे जैसे मैं बताऊं वहां आप नोट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यह तत्व अग्नि तत्व, ये वायु तत्व है, यह वायु तत्व है। और 80% रोगों का मूल कारण वायु ही है और यह अहंकार का भी कारक है। अब हम इसको और ज़्यादा नहीं कहना चाहते और आगे फिर इस विषय में बात रखेंगे, परंतु इस चिकित्सा में इसका बड़ा महत्व है। इसे कहते हैं आकाश तत्व, जो सबसे अधिक विराट, सबसे बड़ी उंगली है, इसे हम कहते हैं आकाश तत्व। और आकाश तत्व क्योंकि विराट है, सबसे बड़ा तत्व है आकाश। 2 चीजों के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं आकाश तत्व। आज आप देखते हैं व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ा में, कुंठा में, तनाव में रहता है। हल्का सा उसको कोई छेड़ दे, हल्का सा कोई टक्कर लग जाए, हल्की सी कोई बात उसको कह दे, आई नीड सम स्पेस, गिव मी सम स्पेस। स्पेस की बात आती है और ये स्पेस यही तत्व है जहां पर व्यक्ति जिस विराट आकाश के नीचे जब बैठता है तो अनंत ऊर्जा से वो परिपूर्ण हो जाता है। लोग आजकल अधिकतम अंदर रहते हैं, इसलिए ऊर्जा तत्व उनके अंदर कम होता है। और दूसरी बात करते हैं और फिर ये बात आती है पृथ्वी तत्व।
इसे अनामिका भी कहते हैं। और ये महिलाओं से जुड़ा हुआ तत्व है और ये पुरुषों से जुड़ा हुआ तत्व है। आकाश तत्व पिता को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी माँ को रिप्रेजेंट करती है, और ये सबसे छोटी उंगली यह जल तत्व है, यह किसको रिप्रेजेंट करती है? जल को रिप्रेजेंट करती है, जो पूरी सृष्टि में सबसे कम पीने लायक यदि जल है तो बहुत कम है। हम इस विषय में अपनी बात कह चुके हैं, आज इसको दोहराना नहीं चाहते, परंतु मोटे तौर पर इन 5 तत्वों से हमारी प्रकृति बनी है, हमारा शरीर बना है। इन 5 तत्वों से हमारी भोजन बना है और इस भोजन से ही हमारा शरीर बना है। अन्नमय शरीर है ये। इस अन्नमय के बाद प्राणमय, प्राणमय के बाद मनोमय, और मनोमय के बाद विज्ञानमय, और विज्ञानमय के बाद आनंदमय। इन 5 कोशों की बात योगमय महर्षि पतंजलि ने बहुत दृढ़ता के साथ, स्पष्टता के साथ रखी है कि इन 5 कोशों के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ते हैं। यह ऋषि परंपरा जो 5 कोशों की परंपरा है, जो हठयोग की परंपरा बताती है, जो गैरंड संहिता की परंपरा बता रही है, उससे ये बात हम आगे लेके चल रहे हैं। तो ये 5 कोश और 5 तत्वों से जुड़ा हुआ ये प्राकृतिक चिकित्सा से हम इसको कैसे जोड़ते हुए दिखाई दें, आपको इसके साथ साझा करते हैं। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के जिन 5 तत्वों की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि 5 कोशीय यह शरीर, और यह शरीर की निर्मित होती है प्राकृतिक तत्वों से, और 5 प्राकृतिक तत्व यही हैं हमारे शरीर के मूल तत्व। इस शरीर में यदि कोई विकृति आ जाती है तो प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि इसकी विकृति भी प्रकृति में लाने के लिए उसके माध्यम से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। आपने लोहे को ठीक करना है तो लोहे के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हीरे को काटना है तो हीरे से ही काटा जा सकता है, लोहे को काटना है तो लोहे से ही काटा जा सकता है। और यही प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में आप अपने शरीर की रक्षा, सुरक्षा और यदि स्वास्थ्य पर उसे रखना चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही रख सकते हैं। इसमें एक चिकित्सा वह है हीट, मायने आपका सूर्य तत्व। आप धूप चिकित्सा की बात कर लीजिए, आप हीट की बात कर लीजिए, आप वेपोराइजेशन की बात कर लीजिए, ये सारी चिकित्सा किस में आएगी? यह प्राकृतिक चिकित्सा में आएगी। इसके विषय में हम आपके साथ डिटेल में आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। और फिर बात आती है वायु चिकित्सा। वायु का स्पर्श खुली हवा में जाकर आपको कैसा अनुभव होता है, कितना आप मधुर अनुभव करते हैं। मैंने अभी आपसे चर्चा की कि लोग सरकारी नौकरियों में एक LTC दिया जाता है, लॉन्ग ट्रेवलिंग कंसेशन मिलता है कि यदि आपको दूर जाना है और आपको कंसेशन के साथ गवर्नमेंट कहती है कि आप घूम कर आइए। क्यों कहती है? कभी आपने विचार किया आखिर सरकार को पैसे देकर आपको घूमने की आवश्यकता क्या है? उन्हें पता है कि आपके जीवन में नकारात्मक तत्व जुड़ेंगे और यदि आप बाहर घूमने जाएंगे तो सकारात्मकता के साथ आएंगे। आपके मन में ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, इसलिए LTC दी जाती थी। और आज भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग अनुभव करिएगा कि जब आप प्रकृति की गोद में होते हैं, पहाड़ों, झरनों, नदियों के पास होते हैं, तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं। यह तत्व है जो वायु का तत्व है। जितनी प्योर एयर होगी उतने आप रिफ्रेश रहेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग मुंबई में, दिल्ली में काम करते हैं, खासतौर पे दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां बहुत अधिक पोल्यूशन है, वहां व्यक्ति बहुत जल्दी रोगों का शिकार हो रहा है। उसके पीछे कारण है आज पोल्यूशन, और खास तौर पे जो एयर बॉर्न पोल्यूशन है और साथ में साउंड पोल्यूशन है, ये बहुत बड़े स्तर पर हानि कर रहा है। और उसके बाद बात आती है, यह बात आ रही है हमारे आकाश तत्व की, विराटता की, जहां हम शून्यता में अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं। फिर बात आती है पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व मायने कि हम मिट्टी का लेप लगाकर जब अपने जीवन को स्वास्थ्यप्रद बनाना चाहते हैं, यह है प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा दायित्व। और फिर जल चिकित्सा, यह 5 तत्वों से जुड़ी हुई चिकित्सा का नाम ही नेचुरोपैथी है। और उसका राष्ट्रीय नेचुरोपैथी दिवस इस 18 नवंबर को आ रहा है। तो हम 18 नवंबर से पहले इस नेचुरोपैथी के साथ जुड़ने का प्रयास करें, संकल्प लें
और अपने जीवन में, अपने कार्यकर्ताओं के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में नेचुरोपैथी को अपनाने का प्रयास करें। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा था वह थी आकाश चिकित्सा में उपवास की बात। हम उपवास को भी इसमें शामिल करें। जब उपवास करेंगे तो आकाश तत्व हमारा बढ़ेगा, अवसर मिलेगा शरीर को काम करने का, अपने आप शरीर काम करे। इस चिकित्सा का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है, जहां शरीर को स्वतः स्फूर्त कार्य करने का अवसर मिलता है। एक अवसर दिया जाता है ताकि बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर कर पाए, अपने आप को रिकवर कर पाए, अपने आप को रिजेमिनेट कर पाए। तो रिजुविनेशन का कार्य, रिकवरी का कार्य, रिपेयरिंग का कार्य जहां स्वतः स्फूर्त हो, उसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा। और हम उसकी चर्चा में विशेष रूप से आने वाले दिनों में 2 चर्चाएं आपके साथ साझा करने वाले हैं। पहली चिकित्सा और वह है उपवास चिकित्सा, जहां फास्टिंग के ऊपर बात की जाती है। आज पूरी दुनिया में फास्टिंग को लेकर बहुत बड़े 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 दावे किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप फास्टिंग करिए, आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो प्रभावी है, परंतु उसका IM अर्थात IM मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF कह रहे हैं। IMF की बात ना करके IF की बात कर लें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जा रही है। उसको हम आपके सही शब्दों में, सही रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या है वो उपवास की चिकित्सा पद्धति। और दूसरी हम बात करेंगे मिट्टी चिकित्सा की। मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से किस प्रकार आप रोग मुक्त रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस विषय में भी हम आपके साथ आगामी समय में, आने वाले समय में चिंतन करने वाले हैं। और बहुत सी चिंतन की प्रक्रियाएं मैंने आपके साथ पहले भी साझा की हैं। लगभग 200 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपनाई जाती हैं पतंजलि योगपीठ में। योगग्राम निरामयम आज प्राकृतिक चिकित्सा का एक तीर्थ बन गया है। आइए हम भी उस तीर्थ में स्नान करें, इस गंगा में स्नान करते हुए अपने आप को रोग मुक्त करें, स्वस्थ रहें, आरोग्यम धन संपदा और आरोग्य रूपी धन संपदा को प्राप्त करें। प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, प्रकृति के नियमों के साथ चलते हुए, प्रकृति का सहयोग लेते हुए किस प्रकार हम अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण इतना देते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपवास की बात आती है वो भूखे रहने की बात नहीं है। वो विभिन्न प्रकार से अपने शरीर के अन्य जो तत्व हैं उनको जागृत कैसे किया जा सकता है उसकी बात है। स्टार्वेशन और फास्टिंग दोनों में अंतर है। आप पूर्णतः भूखे रहें, यह एक तत्व है जिससे आपका वेट लॉस भी होगा, जिससे आपकी कमजोरी भी आ जाएगी। आप एक व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं खाएगा तो उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी। परंतु फास्टिंग क्या है? फास्टिंग वो है जहां आप कम खाते हैं, कुछ विशेष प्रक्रिया को आप ग्रहण करते हैं, कुछ और तत्वों का सहयोग लेते हैं, प्राकृतिक तत्वों का सहयोग लेते हैं, परंतु आपके अंदर वीकनेस नहीं आती है, आपके अंदर गुणवत्ता और बढ़ जाती है, ऊर्जा का स्तर और बढ़ जाता है, शौर्य का पराक्रम और बढ़ जाता है और आपके अंदर सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपकी रोगों के साथ लड़ने की क्षमता वो और अधिक बढ़ जाए, उसका नाम है फास्टिंग। उसकी चर्चा करेंगे हम आने वाले एपिसोड में।